कर रहे हैं प्रश्नमाला 12.3। अपन ने 12.2 पढ़ी थी, उसमें कुछ प्रमेय भी पढ़ी थी और कैसे उन प्रमेय को काम में लेना है, यानी कि आपको जीवा अगर दे रखी है, उनके बीच की दूरी दे रखी है और त्रिज्या कैसे निकालते हैं वो अपन ने सीखा था। ठीक है, अब आज अपन थोड़ी और प्रमेय पढ़ेंगे। ये तो अपन ने बात की थी जीवाओं और त्रिज्याओं के बारे में। आज अपन बात करेंगे कि जीवाएं कोण ज्ञात करने में कैसे काम आती है, मतलब कोणों के बीच में क्या क्या संबंध होते हैं वो आज अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिएगा कि प्रश्नमाला 12.3 स्टार्ट करने से पहले अपने को एक दो प्रमेय पढ़नी है। ठीक है, कौन कौन सी प्रमेय है तो आप देखिएगा। सबसे पहली जो प्रमेय है, पहली प्रमेय कौन सी है? देखो, पहले अपन एक बार इसको समझ लेते हैं कि पहली प्रमेय क्या होती है, फिर इसका जो कथन होगा उसको अपन लिख देंगे। देखिए, आप देखिएगा भाई, कोई भी एक व्रत होता है, व्रत के अंदर ये क्या होता है, बीच में यहाँ केंद्र होता है। अब आपको एक बात ध्यान देनी है कि व्रत के ऊपर यदि मैं दो बिंदु लूंगा, जैसे कि एक बिंदु ए ले लिया, दूसरा बिंदु कौन सा ले लिया, बी ले लिया। अब ए और बी के बीच वाला जो आपको ये भाग दिख रहा है वो क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। और आपको ये बात भी पता है कि देखो, ये जो छोटा वाला चाप होता है, यानी आधे व्रत से कम होता है तो लघु चाप कहलाता है, और आधे व्रत से ज्यादा होता है तो क्या कहलाता है? वो दीर्घ चाप। लेकिन बस अब अपने को ये ध्यान देना है कि ये जो चाप है, ये चाप क्या कर सकता है? देखो, चाप के दो सिरे हैं, जब ये दोनों जाके केंद्र पर मिलेंगे, ये दोनों सिरे जब जाकर केंद्र पर मिलेंगे तो क्या एक कोण बनाएंगे। वो क्या करेंगे? कोण बनाएंगे। यानी इस वाले चाप ने केंद्र पर एक कोण बनाया। ठीक है भाई, अब केंद्र पर जो कोण बनाया है, इसी प्रकार ये का यही चाप क्या करेगा? ये खुद एक तो चाप हो गया, इसके अलावा व्रत का कौन सा भाग बच रहा है? ये ऊपर वाला। इस पर कोई भी आप एक बिंदु ले लो, मान लीजिए कि वो बिंदु क्या है? P। अब ये चाप अब क्या करेगा? P बिंदु पर भी कोण बनाएगा। सही है, यानी कि इस चाप ने एक तो केंद्र पर कोण बनाया और दूसरा कोण कहां बनाया? मतलब कि व्रत के शेष भाग पर। ठीक है, तो अब इन दोनों कोणों में क्या संबंध होता है वो अपने को ध्यान रखना है कि यहां पर देखो भाई, यहां पर मान लो कोण अगर x डिग्री है तो यहां पर क्या हो जाएगा? उसका दुगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यानी देखो, केंद्र पर जो कोण बनेगा वो बाकी भाग पर जितना कोण बनेगा उसका क्या होता है? दुगुना, यानी डबल होता है। यानी कि भाई अगर एग्जांपल एक ले, जैसे कि भाई ये वाला कोण अगर 60 डिग्री का होगा तो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? 120 डिग्री का। सही है। इसी प्रकार अगर केंद्र वाला कोण दे रखा है, देखो आपको अगर ये वाला कोण दिया है और केंद्र वाला निकालना है तो डबल करना है। इसकी जगह आपको जैसे ऐसे दे दिया कि भाई ये वाला कोण है 110 डिग्री का, यानी केंद्र वाला कोण कितना है? 110 डिग्री का। तो आपको पूछे कि भाई बाकी भाग पर कितना कोण बनेगा? हाँ, 55 डिग्री। क्योंकि अपने को भाई पता है कि भाई केंद्र पर जो कोण बनेगा उसका आधा कहाँ बनेगा? शेष भाग पर बनेगा। अब देखिए, तो ये शेष भाग देखो, आपने ये देखा कि भाई ये तो चाप था और ये चाप है भाई थोड़ा, मतलब कि आधे व्रत से कम है, तो ये क्या हो गया? लघु चाप। और ये जो दूसरा वाला कोण बन रहा है वो कौन से चाप में बन रहा है? दीर्घ चाप में। ठीक है, तो आपको इसकी जगह ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक चाप द्वारा लघु चाप में, देखो एक चाप है जो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है। एक चाप क्या करता है? केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है। अब इसी चाप द्वारा दीर्घ त्रिज्य खंड में कितने डिग्री कोण बनाया जाएगा? अब अपन सोचेंगे भाई दीर्घ त्रिज्य खंड कौन सा होता है? तो दीर्घ मतलब कि इसके अलावा जो भाग दिख रहा है अपने को वो दीर्घ त्रिज्य खंड है, और उसमें कहीं पर भी कोई भी कोण बनेगा वो केंद्र वाले का क्या होता है? आधा होता है। ठीक है, तो प्रश्न को इस प्रकार दे सकते हैं। बाकी अपन जो प्रमेय लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे? अब इसका देखो वाक्य, किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण व्रत के शेष भाग में बने कोण का क्या होता है? दुगुना होता है। ये इसका कथन होता है। ठीक है, तो ये तो भाई इसका अपन ने चित्र बना लिया और दोनों कोणों में क्या संबंध है उसको अपन ने लिखा। तो अब आपको देखो, ये प्रमेय मेरे हिसाब से आपको पता चल गई होगी कि ये प्रमेय क्या होती है। अब इसका कथन लिखने जाए अपन, तो देखो कथन क्या होता है? किसी चाप द्वारा, लिख दीजिए अब साथ साथ में, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण व्रत के शेष भाग में बने कोण का दुगुना होता है। अगर अपने को ये प्रमेय देखो अगर याद रह जाती, देखो आराम से याद रहेगी, केंद्र पर जो कोण बनेगा वो शेष भाग पर कोण का क्या होता है? दुगुना होता है। ये प्रमेय आपकी हो जाएगी पहली।
ठीक है, अब देखिए भाई दूसरी प्रमेय एक बार समझ लीजिए। अगर आपने पहली प्रमेय सही से समझी है तो दूसरी प्रमेय भी आराम से समझ में आ जाएगी। देखिए कैसे, रुकिएगा। देखिए आप यहाँ देखिए भाई, एक व्रत है, व्रत का यहाँ क्या होता है भाई, केंद्र होता है। अपने को ये बात तो पता है कि भाई यहाँ जो केंद्र में कौन बनेगा वो बाकी वाले भाग का क्या होता है, दुगना, या उल्टा बोले तो बाकी वाले भाग का जो कौन होता है वो केंद्र का कितना होता है, आधा होता है। बस अपने को ये ध्यान रखना है भाई कौन किसका आधा और कौन किसका दुगना होता है। अब देखो, अब जरूरी नहीं है कि भाई ये जो चाप है इस बागी वाले भाग पर एक ही कौन बनाए, वो ज्यादा कौन भी बना सकती है। देखो क्योंकि इस पर देखो, एक मान लो बिंदु P ले लिया, एक बिंदु P पर वो कौन बनाती है, कौन सा चाप, ए बी चाप क्या करती है, बिंदु P पर क्या बनाती है, कौन बनाती है। इसी प्रकार अगर मान लो आपने दूसरा बिंदु और ले लिया, कौन सा, Q ले लिया, ये बिंदु Q पर भी क्या करेगी, कौन बनाएगी। इसी प्रकार आपने एक बिंदु R ले लिया, वहां पर भी क्या करेगी भाई, ये कौन बनाएगी। यानी कि देखो यहां पर बहुत सारे आप बिंदु ले सकते हो, सभी पर ये वाली चाप क्या करेगी, कौन बनाएगी। लेकिन अपने को तो बस ये बात पता है कि अगर मान लीजिए कि भाई ये वाला कौन जैसे 100 डिग्री है, केंद्र पर अगर 100 डिग्री बनता है तो बाकी वाले भाग पर कितना बनेगा, 50 डिग्री कौन बनेगा, यानी ये वाला 50 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार देखो भाई ये केंद्र पर है तो ये भी तो बाकी वाले भाग पर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। यानी इसका मतलब अपन क्या देख रहे हैं कि एक ही चाप द्वारा व्रत के किसी सेम भाग पर, देखो व्रत का कोई एक ही जो भाग होता है, अगर उस पर जितने भी कोण बनेंगे वो सारे के सारे कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी व्रत के चाप द्वारा व्रत के किसी एक भाग पर बनाए गए सभी कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। आपको जैसे ऐसे दे दिया कि भाई आपको इसमें ऐसे बोले कि भाई देखो ये कौन है x, ये है y और ये है z। आपको ये वाला कौन दे रखा है, मान लीजिए भाई कितना दे रखा है, 130 डिग्री दे रखा है। अब आपसे पूछेंगे कि भाई y का मान कितना है, आपसे यदि पूछ लिया जाए भाई y का मान कितना है, y का मान इसका आधा होगा, 65। अब ये 65 आ गया, देखो भाई अपने को ये तो मिल गया 65। अब आपको बोलेंगे कि भाई x का मान ज्ञात कीजिए, तो क्या वापिस आप इसका आधा करोगे। अब आधा नहीं करना, आप पता है कि भाई सारे के सारे 65 होंगे, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि ये वाला भी 65 हो जाएगा और जेड भी कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। यानी आपको एक कौन निकालना, बाकी सारे क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो आप दूसरी प्रमेय क्या कहती है, व्रत किसी चाप द्वारा व्रत के एक ही भाग पर बने सभी कोण समान होते हैं। ठीक है, ये दूसरी प्रमेय आपके हो गई। इसके बाद में तीसरी, एक वैसे प्रमेय नहीं, एक मतलब एक बिंदु है जो इन्हीं दो प्रमेय से आपके बनता है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है भाई, कैसे होता है ये। एक बार तीसरा बिंदु भी आप साथ में देख लीजिए। देखो आपको भाई एक बात पता चल गई भाई, केंद्र पर जितना बनेगा उसका आधा बनेगा। अब देखो भाई आपको पता है कि यहाँ पर देखो ये केंद्र है और केंद्र से कौन सी रेखा गुजरती है, व्यास। और व्यास क्या करती है, व्रत को आधे आधे भागों में बांट देती है। यानी कि व्यास के द्वारा जो दो भाग बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अर्धव्रत। ये जो अर्धव्रत है, अर्धव्रत किसके द्वारा बना, व्यास के द्वारा। और व्यास एक सीधी रेखा होती है, और सीधी रेखा जो होती है वो कितनी डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर ये जो व्यास है, ये देखो भाई ये जो व्यास है अगर किसी अर्धव्रत में कौन बनाएगी, अर्धव्रत यानी आधे व्रत में कौन बनाएगी, तो बताओ भाई ये वाला कौन कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्योंकि देखो ये जो व्यास है ये इसका, देखो वैसे ये वाला व्यास है लेकिन ये वाला सिरा क्या कहलाएगा, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। और अगर ये वाला चाप अगर यहाँ 180 डिग्री का कोण बना रहा है तो बाकी भाग पर कितना बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। इसका मतलब अपन ने क्या देखा कि जो अर्धव्रत है, अर्धव्रत में जो भी कोण बनेगा वो हमेशा कितनी डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो आप लिखिएगा अर्धव्रत में, अर्धव्रत द्वारा 90 डिग्री का कोण या समकोण बनाया जाता है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है या समकोण बनाया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न आपके 2-3 बार अर्धवार्षिक में तो ज्यादा ही इसको पूछ लेते हैं। फटाफट अब इसको भाई लिख दो। पहला प्रश्न देखिएगा भाई, आपको बोला है कि प्रत्येक के लिए सत्य और असत्य लिखिए और अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। अब देखो भाई आपको पहले का पहला प्रश्न देखना है। पहले के पहले में बोला है किसी जीवा द्वारा
वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पर अंतरित कोण बराबर होते हैं। देखो भाई आपको क्या बोला है कि किसी जीवा द्वारा, अब देखो चाहे जीवा द्वारा बोले या चाप द्वारा बोले सेम ही बात है वैसे अपने। अब देखो आपको बोला है कि किसी जीवा द्वारा, कोई एक जीवा है, मान लीजिए भाई कौन सी ए बी, ये ए बी क्या कर रही है, वृत्त के किसी वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पर क्या बनाती है, कोण बनाती है। अब देखो वृत्त पर कितने बिंदु स्थित है, P और Q, तो आपको बोला है क्या इन दोनों बिंदुओं पर जो कोण एक ही जीवा द्वारा ये जो दो कोण बनेंगे क्या वो समान होंगे। अभी अपन ने दूसरी प्रमेय पढ़ी थी कि एक ही चाप या एक ही जीवा द्वारा जो कोण बनते हैं वो सभी के सभी कोण क्या होते हैं, समान। लेकिन भाई यहाँ आंसर देखो थोड़ा अलग होगा, क्योंकि ये प्रश्न जो दे रखा है आधा अधूरा दे रखा है। कैसे, देखिए आपको बोला है वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पर। अब आपको ये नहीं बोला है कि वृत्त के शेष भाग पर, शेष भाग तो क्या होता है ये वाला, ठीक है। शेष भाग मतलब जिसकी बात कर रहे हैं जीवा वाले, उस भाग को छोड़कर अगर कहीं पर बिंदु होते हैं तब तो ये सही होता है। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि वृत्त पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं पर, मान लीजिए कि एक बिंदु P तो यहाँ स्थित है और Q कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर, यानी कि एक कोण तो वहां बन रहा है और दूसरा कोण यहां बन रहा है। क्या अब भी ये दोनों कोण बराबर होंगे? अब ये बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर प्रश्न में अगर ये दे रखा होता कि किसी जीवा द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित बिंदुओं पर कोण बराबर होते तब तो सही होता, लेकिन यहाँ शेष भाग नहीं बोला है, पूरे वृत्त की बात की है। इसका मतलब ये क्या है, असत्य, क्योंकि जो भी ये सारे कोण बनने चाहिए वो एक ही भाग पर बनने चाहिए। लेकिन यहाँ तो भाई ऐसी भी स्थिति हो सकती है, एक आ जाए इस वाले भाग पर, दूसरा आ जाए इस वाले भाग पर, तो ये दोनों कोण अलग होते हैं। अब अलग क्यों होते हैं भाई, कैसे पता चला, तो आपके भाई एक टॉपिक था चक्रीय चतुर्भुज, जिसे हटा दिया गया, फिर भी हटा दिया, लेकिन थोड़ा बहुत अपने को याद रखना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये काम आएगा अपने, ठीक है। अब चक्रीय चतुर्भुज मतलब क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों के चारों शीर्ष कहां पर स्थित हो, वृत्त पर स्थित हो, और जो भी ऐसा चतुर्भुज होता है उसके जो आमने सामने के कोण होते हैं उनका योग हमेशा कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर ये वाला कोण अगर 50 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 130। तो क्या आपको ये दोनों कोण बराबर मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। यानी कि अगर पूरे वृत्त की बात करें तो हमेशा ये सही नहीं होगा, लेकिन अगर दोनों एक ही भाग पर स्थित बिंदु हैं तब दोनों के बीच में कोण क्या बनेंगे, समान बनेंगे। यानी पहले का आंसर क्या होगा, असत्य, ठीक है भाई। और असत्य लिखिए, आपको कारण भी लिखना है, तो कारण में मैंने आपको जो दूसरी प्रमेय लिखाई है वो आपको कारण में क्या कर देनी है, लिख देनी है। तो पहले का आंसर लिखिएगा असत्य, और इसका कारण क्या है तो वो आपको कौन सी प्रमेय लिखनी है भाई, दूसरी प्रमेय लिख देनी है। चलिए इसके बाद में दूसरे की बात करें। दूसरे में बोला है कि आकृति 12.48 में, भाई 12.48 में आपको एक आकृति दे रखी है। सबसे पहले मैं उस आकृति को बना लेता हूं। देखिए इसमें आपको कुछ इस प्रकार एक वृत्त दे रखा है और ये केंद्र से होके कौन सी रेखा जा रही है, ए बी, यानी ये व्यास हो गई। और इसके अलावा एक बिंदु सी है, दूसरा बिंदु डी है और तीसरा बिंदु है ई। अब देखिए आप इस प्रश्न को भाई ध्यान से समझिएगा। आपको बोला है आकृति में ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है, और सी वृत्त पर कोई बिंदु स्थित है, तब आपको बोला है कि ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी स्क्वायर के बराबर। आपको यह बताना है कि अगर आपको इस प्रकार कोई चित्र दे रखा है, देखो भाई इस प्रकार यदि कोई चित्र दे रखा है तो क्या उसमें ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर के बराबर होगा या नहीं होगा। अगर हो जाता है तो अपन कहेंगे भाई ये कथन सत्य है, और ये अपने को नहीं मिलता है तो अपन क्या कहेंगे, ये असत्य है। यहां प्रश्न में बोला है कि कोई बिंदु सी है। अब कोई बिंदु सी है तो आप क्या करो, इस व्यास का क्या करो भाई, बिंदु सी से मिला दो। आपने इस व्यास को किससे मिला दिया, बिंदु सी से। अब आपको मैंने तीसरी वाली जो प्रमेय लिखवाई थी कि अर्धवृत्त में बने कोण, अर्धवृत्त हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाता है। देखो ये वाला व्यास है यानी ये अर्धवृत्त है, ये वाला कहीं पर भी कोण बनाएगा हमेशा कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। और अब देखो आपको ये ए सी बी एक त्रिभुज मिल रहा है और उसमें एक कोण 90 डिग्री का है, मतलब कैसा त्रिभुज है ये, हाँ आपको त्रिभुज, अरे भाई त्रिभुज ए सी बी कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। यदि अपन लगाने जाए तो बताओ भाई किसका स्क्वायर वो मतलब बराबर होगा किसके, तो आप देखो भाई आधार का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। इसका मतलब ए सी स्क्वायर प्लस ये वाली भुजा है बी सी स्क्वायर किसके बराबर होगी, कर्ण के स्क्वायर। कर्ण यानी 90 डिग्री के सामने कौन है, ए बी स्क्वायर के।
यानी कि देखो अपने को दे भी ये रखा है, अपने को मिल भी रहा है, इसका मतलब ये वाला कथन क्या है? सत्य। क्यों सत्य है? क्योंकि यहां पर जो कोण बन रहा है 90 डिग्री का, हाँ असत्य लिखा है, लेकिन उत्तरमाला में असत्य जो दे रखा है वो क्या है? गलत है। ठीक है भाई, आपके यहाँ ये अपने को समकोण त्रिभुज मिल रहा है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से ये मिल जाता है। ठीक है, चलिए तो भाई दूसरे का आंसर भाई क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। उत्तरमाला में असत्य दे रखा है वो क्या है? गलत है। इसका मतलब कथन क्या है? सत्य है। चलिए इसके बाद में तीसरे प्रश्न को करते हैं अपन। तीसरे में बोला है कि आकृति 12.48 यानी ये वाली ही आकृति काम में लेनी है। देखो अब मैं अलग से आकृति नहीं बना रहा हूं, इसी में काम में ले रहा हूं। आपको इसी आकृति में क्या बोला है? देखिए इसी आकृति में बोला है कि यदि कोण ADE कितना डिग्री है भाई? कोण ADE कितना है? कोण ADE बराबर है 120 डिग्री। तो आपको बोला है तो कोण EAB कितना होगा? तो कोण EAB बराबर 30 डिग्री होगा। अब अपने को ये चेक करना है कि अगर कोण ये वाला 120 डिग्री होता है तो क्या ये वाला कोण 30 डिग्री होगा? अगर मिल जाता है तो भाई सत्य है, और नहीं मिलता है तो असत्य। अब कैसे करेंगे? देखो पहले तो आप देखो भाई कोण ADE कैसे बनेगा? मतलब मेरे को A को D से मिलाना है, D को किससे मिलाना है? E से। तो A से कहाँ जाना है भाई? D पर, D यानी यहाँ पर, और D से आना है E पर, E यानी इस वाले बिंदु पर। सही बात है। और आपको ये वाला देखो, ये ADE कोण कितने डिग्री दे रखा है भाई? 120 डिग्री दे रखा है। मैंने ये वाला कोण कितने डिग्री बना दिया? 120 डिग्री बना दिया। अब आपको बोला है कि कोण EAB कितना होना चाहिए? 30 डिग्री। पहले तो ढूंढो भाई EAB है कहाँ? तो EAB मतलब E को A से मिलाना है और A को B से, जो पहले से मिला हुआ है। अपने को ये वाला कोण कितने डिग्री का लाना है? ये वाला मान लो भी X है, अगर X का मान कितना मिल जाता है? 30 डिग्री। तो ये कथन क्या है? सत्य है। अब कैसे इसको अपन सिद्ध करेंगे? ठीक है भाई, अब कैसे इसको सिद्ध करेंगे तो आप ध्यान से भाई देखिए। अब अपने को भी इतना तो दे रखा है, अब ये लाना है कि ये वाला कोण कितने डिग्री होगा? ये वाला कोण कितना डिग्री होना चाहिए? 30 डिग्री का। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि D को किससे मिलाना है? B से। मैंने क्या कर दिया? D को B से मिलाया। अब देखो भाई कि अपने को पता है कि अर्धवृत्त में, यानी कि देखो जो व्यास होता है वो हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। यानी कि व्यास के तो देखो ये पूरा कोण तो 120 का है, लेकिन ये वाला जो कोण बन रहा है इतना, वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। अब देखिए ये पूरा तो है 120 का, लेकिन ये वाला भाग 90 डिग्री का है, तो बाकी वाला ये वाला कोण कितने डिग्री बच जाएगा? 120 में से 90 ये जाएगा तो कितनी डिग्री बचेगा? 30 डिग्री। अब समझिए अभी तक अपने को ये 30 डिग्री मिला, लेकिन लाना कौन सा 30 डिग्री? ये वाला। अब आप वापस देखिएगा, आपके दूसरी वाली प्रमेय यहां काम आएगी। आप देखिए B और E इन दोनों के बीच वाला भाग ये चाप हो गया। ये वाला चाप क्या कर रहा है? देखो भाई ये वाला चाप क्या कर रहा है? एक तो इस वाले भाग पर कोण बना रहा है, और ये का ये वाला भाग यहां पर भी कोण बना रहा है। अपन ने एक प्रमेय पढ़ी है कि एक ही चाप द्वारा बनाए गए सभी कोण क्या होते हैं? समान। यानी ये वाला चाप यहां पर तो 30 डिग्री का बना रहा है, तो बाकी जहां पर भी बनाएगा वो भी कितना डिग्री का होगा? यानी ये x जो आएगा वो भी कितना डिग्री आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। तो अब इसको लिखे कैसे? तो देखो भाई आपने क्या किया, सबसे पहले एक तो भाई रचना की है इसमें। एक तो आपने क्या की भाई? रचना की है। किसको कि देखो एक तो वो कोण तो आपने बनाया, लेकिन इसके अलावा आपने क्या किया? भाई B को किससे मिलाया? ये भी आपने को लिखना पड़ेगा भी, B को D से मिलाया। ठीक है, अब B को आपने D से मिलाया। B को D से मिलाने के बाद में आपने देखा कि भाई कोण ADB, ये कोण ADB आपको कितने डिग्री मिला? कोण ADB बराबर तो मिला 90 डिग्री, क्योंकि ये किसके द्वारा कोण बनाया गया है? व्यास के द्वारा, और व्यास हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखो, अब अपने बात करें भी कोण इस वाले कोण की, इस वाले कोण की बात करें मतलब BDE की, तो कोण BDE कैसे मिलेगा? अपने को टोटल 120 में से 90 डिग्री को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। यानी मैं 120 डिग्री में से 90 डिग्री को माइनस करता हूं तो मेरे को कौन सा कितना डिग्री कोण मिलता है? अब देखो ये जो 30 डिग्री मिला है वो BDE, लेकिन BDE आप देखो भाई BDE कौन से चाप के द्वारा बन रहा है? BE के द्वारा। और BE वापिस यहां पर भी एक कोण बना रहा है। इसका मतलब कि कोण BAE, कौन सा? EAB और BDE दोनों क्या है? बराबर है। कोण EAB बराबर किसके होगा? कोण BDE के बराबर होगा। और अपन ने BDE का मान अभी निकाला है, वो कितनी डिग्री है? 30 डिग्री है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। और अपने को कथन में भी ये दे रखा है कि ये अगर 120 है तो ये 30 होगा। इसका मतलब ये क्या है?
सत्य है। ठीक है भाई, इस प्रकार से इसको करना है। ठीक है, तो अपने को बस इसमें देखो यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि बी को जब डी से मिलाएंगे तब ये अपने प्रश्न ये हो जाएगा। तो बस ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें बी को किससे मिलाना, डी से। अब देखो इसी आकृति में आपको बोला है कि कौन CAD बराबर कौन CED है या नहीं है। CAD मतलब आपको C को A से फिर D को, यानी मैं चित्र अलग से बना देता हूं इसका। ये वाला चित्र आपके तीसरे वाले प्रश्न के लिए, ठीक है। अब इसका मैं अलग से एक बार वापस चित्र बना देता हूं। देखिए देखो भाई, ये A है, ये O बिंदु, ये CDE। आप देखिए भाई, इसमें बोला है कि कौन CAD किसके बराबर। पहले तो आप प्रश्न को देखो भाई, आपको लाना कौन सा किसके बराबर है, कौन CAD बराबर CED। पहले तो आपको इस चित्र में बताना पड़ेगा कौन CAD है कहाँ। तो CAD मतलब C को A से मिलाना है, C को किससे मिलाना, A से, और A को वापस किससे मिलाना है, D से। ये वाला कौन सा हो जाएगा, CAD। इसी प्रकार दूसरा वाला कौन सा है, CED। C को E से मिलाना है, E को किससे मिलाना है, D से, यानी दूसरा वाला कौन, ये। अब इसका आंसर तो भी अपने को देखते ही मिल रहा है कि देखो ये एक चाप कौन सा है, CD के द्वारा यहां पर भी कौन बन रहा है, CD के द्वारा यहां पर भी कौन बन रहा है, यानी एक ही चाप के द्वारा बनाए गए सभी कौन क्या होते हैं, समान होते हैं। इसका मतलब भाई ये दोनों कौन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप लिखोगे कि चूंकि एक ही चाप के द्वारा, चाप कौन सी है यहां पर, CD के द्वारा बनाए गए कोण बराबर होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला कोण CAD और CED ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी कि ये वाला कथन क्या है, सत्य है। ये वाला कथन भी क्या है, सत्य है। तो ये पहला प्रश्न अपन ने किया है। चारों के इसके जो चारों प्रश्न थे सत्य असत्य वाले। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, दूसरा प्रश्न। दूसरे में आपको चित्र दे रखा है और चित्र में बोला है कि कोण ABC कितने डिग्री है, 45 डिग्री है। अब बोला है कि सिद्ध कीजिए कि कोण OA किसके ऊपर, रेखाखंड OA किसके ऊपर लंब है, OC के ऊपर। और देखो भी आप चित्र में देखिएगा, OA और OC ये एक दूसरे के लंब होने चाहिए। लंब मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। यानी कि अपने को जो ये वाला A और OA के बीच में अपने को 90 डिग्री का कोण लाना है। तो आप यहां देखिएगा, अपने को एक बात पता है कि केंद्र पर जो कोण बनता है वो शेष भाग का क्या होता है, दुगुना। और शेष भाग पर अगर 45 डिग्री बनता है तो 45 का दुगुना कितना होता है, 90 डिग्री। यानी केंद्र पर 90 डिग्री, और 90 डिग्री मतलब क्या है, ये एक दूसरे पर क्या है, लंब है। तो दूसरा प्रश्न तो इस प्रकार आपको कर देना है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न अपने आता है भाई सिद्ध करने का कि त्रिभुज, तीसरा प्रश्न बोला है कि ओ क्या है, त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है और तथा D आधार BC का मध्य बिंदु है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण BOD किसके बराबर होगा, कोण A के बराबर होगा। तो भाई तीसरे प्रश्न को भी आप ध्यान से समझिएगा कैसे करना है इसको। सबसे पहले मैं लिखता हूं भाई, दिया गया, अपने को इसमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC का परिकेंद्र को देखो, O क्या है, O जो है वो त्रिभुज ABC का क्या है, परिकेंद्र। और परिकेंद्र से भाई वृत्त जो, देखो आपको जब रचना वाला चैप्टर करवाया था उसमें बताया था कि एक तो त्रिभुज के अंदर परिकेंद्र होता है, परिकेंद्र से कौन सा व्रत बनता है, परिव्रत बनता है। परिव्रत मतलब व्रत कहां से होके गुजरता है, बाहर से होके। एक होता है अंतः केंद्र, और अंतः केंद्र से व्रत कहां बनता है, अंदर बनता है। तो वो कहां से होके जाएगा, भुजाओं को टच करते हुए जाएगा। तो यहाँ परिकेंद्र बोला है, मतलब यहाँ जो व्रत बनेगा वो कहां जाएगा, त्रिभुज के बाहर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। अब आपको बोला है कि D जो है, D BC का क्या है, मध्य बिंदु है। D जो बिंदु है वो BC का मध्य बिंदु है। अब आपको बोला है तो सिद्ध कीजिए, अपने को इसमें सिद्ध करना है कि कौन सा कोण BOD किसके बराबर होगा, कोण A के बराबर होगा। अब देखिए भाई, जब तक इसका चित्र नहीं बनेगा अपने को पता नहीं चलेगा भाई कैसे इसको सिद्ध करना है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ भाई, इसका पहले चित्र बनाता हूँ। आपको सबसे पहले भाई त्रिभुज ABC दे रखा है, तो आपने क्या बनाया, त्रिभुज ABC बनाया। और त्रिभुज ABC का एक परिकेंद्र है, परिकेंद्र यानी बीच में एक केंद्र O होगा। और वो केंद्र O क्या करता है, देखिएगा केंद्र O क्या, देखो केंद्र O कैसा है, परिकेंद्र। परिकेंद्र से कैसा व्रत बनता है, परिव्रत बनता है। परिव्रत यानी ऐसा व्रत जो त्रिभुज के बाहर, यानी तीनों शीर्षों को
टच करते हुए गुजरता है। अब आपको बोला है कि एक तो ये ओ बिंदु के बारे में बात कर ली, फिर बोला है कि बिंदु डी किसका मध्य बिंदु है, बीसी का। बीसी का मध्य बिंदु क्या करता है, किसी भी रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटता है। तो डी क्या कर रहा है अभी, इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। अब अपने को क्या बोला है, कौन सा कोण सिद्ध करना है, कोण बीओडी। बीओडी मतलब बी को ओ से मिलाना है, ओ को डी से मिलाना है, तो ये वाला कोण क्या बन जाएगा, बीओडी बन जाएगा। और अपने को जो कोण बीओडी है वो किसके बराबर लाना है, कोण ए के बराबर लाना है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। अब कैसे इसको सिद्ध करें, तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए मैंने क्या कर दिया, ओ को भी सी से मिला दिया। अब आप एक बात देखिएगा, जो बीसी है वो यहाँ चाप का काम कर रही है। ये बीसी क्या है, चाप है, और चाप के द्वारा देखो एक तो कोण कहां बन रहा है, ये वाला कोण कहां बन रहा है, चाप बीसी के द्वारा केंद्र पर कोण बन रहा है, और दूसरा वाला इसी चाप द्वारा एक कहां पर बन रहा है, वृत्त के शेष भाग पर। तो वृत्त के शेष भाग पर जो कोण बनता है उसका क्या होता है, ये वाला कोण दुगुना होता है, यानी ये वाला तरीका काम आएगा। अब देखो, लेकिन इससे पहले आपको एक बात और ध्यान देनी है कि यहां पर अपने जो दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो त्रिभुज है बीओडी और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ओडीसी। देखो बीडीओ और सीडीओ, इन दोनों को पहले आप सर्वांग सम सिद्ध करो, ताकि आपको क्या है कि ये जो दो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर मिल जाए। अब आप सोचोगे भाई इन दोनों को बराबर क्यों करना है, क्योंकि देखो इन दोनों में जो संबंध है वो क्या है, इस पूरे का इससे संबंध है, लेकिन अपने को बराबर लाना है, इस आधे वाले को इसके बराबर लाना है। अगर इस आधे वाले को लाना है तो पहले आपको इन दोनों को बराबर सिद्ध करना पड़ेगा। तो देखिए आपको त्रिभुज दिख रहा है कौन सा, ओ बीडीओ और दूसरा कौन सा है, सीडीओ। त्रिभुज बीडीओ और कौन सा है दूसरा, सीडीओ। इन दोनों को यदि सर्वांग सम सिद्ध करना है तो अपने को दो तीन चीजें बराबर लानी है। एक तो देखो भी इन दोनों त्रिभुजों में कौन सी भुजा उभयनिष्ठ है, ओडी। तो ओडी बराबर ओडी हो जाएगी, यानी कि ये कैसी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। इसके बाद में देखें कि भाई इसमें दोनों में और क्या कॉमन है, तो देखो भी ये ओबी और ओसी। आपको वैसे ओबी और ओसी बराबर नहीं दे रखी है, लेकिन अपन देख सकते हैं ओबी यहां पर वृत्त की क्या है, ये ओबी वृत्त की त्रिज्या है, ओसी भी त्रिज्या है, और वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है, समान। चाहे अपने को दे रखा हो कि नहीं दे रखा हो, लेकिन त्रिज्याएं तो क्या होती हैं, समान होती हैं, त्रिज्याएं समान। इसके बाद में तीसरा आपको एक दे रखा था, देखो यहाँ एक बिंदु दिया था, बिंदु डी क्या है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या करता है, बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब बीडी और सीडी ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, बराबर। तो बीडी बराबर सीडी, कारण क्या हो जाएगा इसका, दिया गया। अब देखो भाई कौन से नियम से, एस नियम से ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। मतलब त्रिभुज बीडीओ किसके सर्वांग सम हो जाएगा, त्रिभुज सीडीओ के सर्वांग सम हो जाएगा। अब देखिए बीडीओ सर्वांग सम सीडीओ हो गया। अपने को यहाँ ये वाला जो कोण है इसको देखना, इसका नाम क्या है, बीओडी। तो बीओडी मतलब बी से ओ पर जाना, ओ से डी पर आना है। तो पहला तीसरा दूसरा, पहले तीसरे दूसरे से बीओडी बनेगा, तो यहां पर भी वैसे ही करना पड़ेगा। तो कोण बीओडी बराबर किसके आ जाएगा, कोण सीओडी के बराबर आ जाएगा। कोण बीओडी और सीओडी बराबर आ गया। अब देखिएगा भाई कोण बीओडी और सीओडी बराबर आ गया, ये समीकरण नंबर क्या हो गया अपने 1। अब वापिस आपको यहाँ जो आज अपन ने प्रमेय काम में लिए उसको पढ़ना है कि एक तो चाप बीसी केंद्र पर कोण बनाती है और एक बाकी वाले भाग पर बनाती है। इन दोनों में क्या संबंध होता है, तो केंद्र वाला कोण इसका क्या होता है, दुगुना होता है। और केंद्र वाला कोण उसका नाम क्या है, देखो भाई केंद्र वाले कोण का नाम क्या है, कोण बीओसी। तो आप लिखोगे चूंकि कोण बीओसी दुगुना है, किसका दुगुना है, कोण ए का दुगुना है, यानी बाकी वाले भाग पर जो कोण बनता है उसका दुगुना है। इसमें आपको मैंने जो प्रमेय 1 लिखवाई थी, आपको ऐसे लिख के नहीं छोड़ना है प्रमेय 1। प्रमेय 1 क्या है वो आपको लिखना है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होता है, वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। अब देखिए बीओसी जो है, ये वाला कोण बीओसी है वो कितने कोणों से मिलकर बना है, 2 कोणों से, और उन दोनों का नाम क्या है, बीओडी और सीओडी। तो इसको मैं लिख सकता हूं भी कोण बीओडी प्लस कोण सीओडी, और बराबर में क्या आ रहा है, 2 कोण ए। लेकिन अपन ने एक बात यहाँ समीकरण 1 में देखने को मिल रही है कि बीओडी और सीओडी ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब क्या हो सकता है, या तो मैं बीओडी की जगह सीओडी लिख दूं या सीओडी की जगह बीओडी लिख दूं। लेकिन आपको जो सिद्ध करके आंसर लाना है उसमें बीओडी तो चाहिए, मतलब बीओडी को नहीं हटाना है, आपको सीओडी की जगह क्या लिखना है, बीओडी। तो भाई ये बीओडी की जगह बीओडी और सीओडी की जगह भी क्या आ जाएगा, बीओडी, और बराबर में 2 कोण ए। अब यहाँ कारण अगर आप लिखना चाहो कि बीओडी कैसे आया, तो समीकरण नंबर
1 से। अब कौन बीओडी प्लस कौन बीओडी, कितने बीओडी हो गए भाई, 2 बीओडी हो गए, और बराबर में कितना है, 2 कौन ए। दोनों साइड देखो भाई 2 से 2 कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, कौन बीओडी किसके बराबर है, कौन ए के बराबर। इस प्रकार इसको सिद्ध करना है। तो अगला प्रश्न देखिएगा भाई, चौथा प्रश्न। चौथे में आपके जो दूसरी प्रमेय आपने पढ़ी थी कि एक ही चाप द्वारा बने सभी कोण क्या होते हैं, समान। उस प्रमेय से अपन क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को सिद्ध कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से भाई इसको अभी करवाने की जरूरत है नहीं। इसके बाद में 5वां प्रश्न। तो 5वें प्रश्न में देखिएगा भाई, आपको 2 कोण दे रखे हैं और आपको एक तीसरा कोण आपको निकालने को बोला है। तो कैसे निकालते हैं इसको देख लेते हैं, क्योंकि इस प्रकार का अपन ने प्रश्न नहीं किया है। देखिए भाई, इसमें 5वां प्रश्न बोला है कि एक ही वृत्त की 2 जीवाएं उनके केंद्र पर क्रमशः कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री और 150 डिग्री। आपको सबसे पहले भी क्या वृत्त बनाना है, वृत्त का आपको एक केंद्र बनाना है। केंद्र बनाने के बाद में क्या बोला है, 2 जीवाएं हैं ए बी और ए सी। अब देखो भाई, अब ए बी और ए सी जीवा को कैसे बनाना है। ज्यादातर अपन क्या करते हैं, 2 जीवाएं ऐसे अलग अलग बनाते थे, लेकिन यहां में देखो भाई, मेरे को भाई ए बी और ए सी दे रखी है, दोनों में कौन सा वाला बिंदु कॉमन आ रहा है, बिंदु ये दोनों में आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों जीवाएं क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब एक दूसरे से जुड़ी हुई है मतलब इन जीवाओं को कैसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो चित्र बनाने में भी अपनी गड़बड़ी हो जाती है, अपन ज्यादातर अलग अलग जीवाएं बनाती है, इसलिए अपन क्या यहाँ पर भी वैसा ही कर देते हैं। तो देखो भी यहाँ आपको बोला है कि एक जीवा है ए बी, दूसरी जीवा है ए सी, दोनों में जो कॉमन आपके बिंदु कौन सा आ रहा है, ए बिंदु आ रहा है। मतलब ए बिंदु ऐसा है जो दोनों के अंदर है। तो ठीक है भाई, आपने ये बिंदु ए ले लिया, आप दूसरा बिंदु कौन सा चाहिए, बी, तो आपने दूसरा बिंदु बी बनाया, तो ये कौन सी जीवा बन गई आपके, ए बी। इसी प्रकार इसमें कौन सा बिंदु चाहिए आपको, सी, तो आपने ये बिंदु सी ले लिया, ये कौन सी जीवा बन गई, ए सी। तो आपको 2 जीवाएं तो मिल गई। अब जीवा ए बी और जीवा ए सी दोनों क्या करती है, केंद्र पर कोण बनाती है। देखो भाई, ये वाली जीवा यहाँ केंद्र पर कोण बना रही है, और इसी प्रकार ये वाली जीवा भी क्या कर रही है, केंद्र पर कोण बना रही है। पहली वाली जीवा केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री, और दूसरी वाली जीवा केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनाती है, 150 डिग्री। अब आपको बोला है कि कौन कौन सा ज्ञात करना है, कौन बी ए सी ज्ञात कीजिए। अब कौन बी ए सी मतलब कौन सा, तो ये बी ए सी यानी आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है। अब मैं इस वाले कोण को कैसे ज्ञात करूं, देखो इस वाले अगर आपको कोण को ज्ञात करना है तो देखो भाई कैसे ज्ञात करना है। आप देखो भाई, इसको ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा, आपको मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था कि भाई पूरा जो गोल ये कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ देखो भाई, ये जो पूरा वाला कोण होगा यहां से लेकर कहां तक, यहां तक, वो टोटल कितने डिग्री का हो जाएगा, 360 डिग्री का हो जाएगा। मतलब ये पहला वाला कोण, ये दूसरा, ये और तीसरा, ये इन तीनों का योग कितने डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। तो भी आपको पता है कि एक जो पूरा जो कोण होता है गोल घूम के एक वृत्त द्वारा कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 का। तो आप लिखिएगा भाई कि कौन सा कोण, कोण बी ओ ए या ए ओ बी, कौन सा कोण, कोण ए ओ बी, और प्लस कौन सा कोण ए ओ सी, और प्लस ये वाला कोण आ गया, ये वाला कोण आ गया। इस वाले कोण का नाम क्या है, बी ओ सी। इन तीनों का योग कितना होना चाहिए भाई, 360 डिग्री होना चाहिए। ए ओ बी अपने पास है 90 डिग्री का, ये ए ओ सी है 150 डिग्री का, और बी ओ सी अपने को पता नहीं है, तो उसको ऐसे का ऐसे लिख दिया। अब 90 और 150 कितना होता है, हाँ 90 और 150 होता है 240, और प्लस में कितना है भाई कोण बी ओ सी, और बराबर में ये कितना है 360 डिग्री। ये 240 डिग्री जब दूसरी ओर जाएगा तो 360 डिग्री में से माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस कर दिया, तो कितना बचेगा अपने पास, कोण बी ओ सी बराबर 120 डिग्री। यानी आपको जब ये वाला कोण मिल रहा है यहां से लेकर यहां तक, वो कितने डिग्री है, 120 डिग्री। अब चित्र को भी समझिएगा, आपके पास देखो ये वाली चाप कौन सी है, बीसी। ये चाप बीसी क्या कर रही है, केंद्र पर कोण बना रही है कितने डिग्री का। अब ये कि ये चाप क्या कर रही है, तो केंद्र पर कोण बना रही है 120 का, और बाकी वाले भाग पर कौन सा कोण बना रही है, ये वाला। इसका मतलब केंद्र पर जो कोण बनेगा उसका आधा कौन सा कोण होगा, ये वाला, और केंद्र का आधा मतलब 120 का आधा कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री। मतलब बी ए सी का मान कितना आ जाएगा, 60। तो आप लिखिएगा, चूंकि केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर चाप द्वारा, केंद्र पर बना कोण
शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होता है। देखो भाई, तो केंद्र पर जो कोण बनेगा, केंद्र पर यानी जो कोण BOC है वो दुगुना होगा, किसका दुगुना होगा, कोण BAC का दुगुना होगा। तो यहां मैंने लिख दिया दुगुना कोण BAC। अब BOC का मान है 120 डिग्री और बराबर में है 2 इंटू कोण BAC। ये 2 यहां गुणा में है तो कहां आ जाएगा, भाग में। तो कोण BAC बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कोण BAC ज्ञात करना था। ठीक है, लिख दीजिए इसको।